हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स होम मैनेजमेंट। आज हम होम मैनेजमेंट से 50 क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सभी लोग लाइव आ जाइए और आप लोग अपने साथ में क्या ले लीजिए, कॉपी एंड पेन ले लीजिए, जिससे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगे आप डायरेक्टली वहीं पर नोट करते चलें। चाहे अपने नोट्स ले लीजिए जो आपने बनाए हो, कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम करेंगे होम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज होम मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ होम इज कॉल्ड होम मैनेजमेंट। जब हम घर का व्यवस्थापन करते हैं, घर को मैनेज करते हैं, वो कहलाता है आपके घर का प्रबंधन, गृह प्रबंधन। ओके, गृह प्रबंधन क्या है? ये आपके एक मेंटल प्रोसेस है। ग्रॉस कैंडल भी बोलते हैं कि ये क्या है, एक आपके मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग में निरंतर चलती रहती है। क्योंकि जब हम बात होम मैनेजमेंट की करते हैं तो केवल और केवल घर को सजाना ही नहीं, बल्कि घर को कैसे चलाना है, ठीक है, उसमें कैसे हम अपनी पर्सनल टाइम को, एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी पावर को मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसे सजा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, पूरा कहलाता है आपके होम मैनेजमेंट। इसलिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये कभी खत्म होती है होम मैनेजमेंट, कभी खत्म नहीं होती है। डिसीजन लेने वाली एक प्रोसेस है। इसमें हम डिसीजंस लेते हैं क्योंकि हमारे सामने क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देती है ना। ये जो प्रोसेस है ये हमारे मानसिक, मतलब इसीलिए दिमाग में चलती है क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं देती। ये सबको पता है होम मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कोर्टजिन के अनुसार कि ये व्यवहारिक विज्ञान है, देवदास के अनुसार ये एक बांध के समान है, ठीक है, बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस है और आप सबने अच्छे से उसको याद भी कर लिया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हम भी 50 क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आपको वो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फूलों को काटते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, फूल सजा रहे हैं हमारे फूलदान में, हमारे फ्लावर पॉट में, तो हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने कि हमें टाइम का ध्यान रखना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन का ध्यान रखना चाहिए, पत्तियों पर कोई रासायनिक क्रिया अगर हो रही है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। रासायनिक क्रिया से मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई केमिकल छिड़का, आप दवा छिड़क के आए फूल पे, फ्लावर पे, पत्ती पे, कीड़े कीड़े मारने वाली, और उसी समय आप फ्लावर को कट करके अपने फूलदान में लगा रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल नहीं, इट इज नॉट गुड, है ना। और तने के छोर का जलना, मतलब अगर तना जो है आपका, जो स्टेम है वो खराब हो गया है, मान लीजिए जल गया है धूप में, तो किस किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समय, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों पर रासायनिक क्रिया, तने के छोर के जलना, इन सबको आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सभी को आपका सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं लाइव हूं आपके साथ, लाइव चैट में, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। निर्णय लेने का अर्थ है, व्हाट इज निर्णय? निर्णय इज डिसीजन। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं बाइलिंगुअल क्लास लेके चल रही हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। डिसीजन, डिसीजन लेने का अर्थ है, मतलब मीनिंग है कि किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डैश में से किसी एक का चयन। आप डिसीजन कब लेते हैं? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम से मतलब है कोई भी आपके पास टास्क होता है, डेली टास्क में आप डिसीजन लेते नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या है, होम मेकर्स हैं, ठीक है, या आपकी मदर है, आपकी भाभी है, कोई भी है, आप क्या आप उन्हें देखते हो कि वो डिसीजन लेते हैं आज लंच में क्या बनाए, आज डिनर में क्या बनाए। उनके पास सब्जियों के ऑप्शंस होते हैं, दाल के ऑप्शंस होते हैं, चलो आज मूंग की दाल बना लें, चलो आज अरहर की दाल बना लें। तो ये क्या है? ये डेली टास्क है। केवल और केवल जो डिसीजन है वो समस्या में ही नहीं लिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आएगी तभी आप निर्णय लेते हैं, नहीं, आप समस्या के समाधान के लिए भी निर्णय लेते हैं, और किसी भी स्थिति से कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं।
तो आप किसका चयन करते हैं? आपके सामने होते क्या हैं? आपके सामने होते हैं ऑप्शंस। वेरी गुड, सी विकल्प। अब तुम पेपर ही देने गए हो या यहीं आए हो मेरे पास क्लास सॉल्व करने के लिए, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चंस में आपको क्या है? ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब आप डिसाइड करोगे ना आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, है ना? आप डिसाइड करोगे, आप डिसीजन लोगे, अपना पर्सनल डिसीजन लोगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका आप कमेंट करोगे, नहीं आपका मन करता कमेंट करने का आप नहीं करोगे। तो यही है डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? समझ में आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निर्णय व्यक्ति या परिवार के, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, वो आपके पर्सनली और आपकी फैमिली के डैश को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हैं मतलब दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, सामने रखते हैं। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके पर्सनल लाइफ को और आपकी फैमिली को दर्शाते हैं। क्या? साधन, मूल्य, आचरण कोई नहीं। देखिए, डिसीजन जो है वो आपकी पर्सनल वैल्यूज को और आपकी फैमिली की वैल्यूज को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करेंगे। किसी को चोरी करना पसंद है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगे? उसके डिसीजन हमेशा चोरी करने के होंगे। जैसे अगर आप लोगों को, आप पढ़ते भी हो न्यूज़पेपर वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे, एक बार ऐसा कुछ कांड हुआ था, मैंने पढ़ा था, वो मॉल्स में गए थे और वहां पर उन्होंने चोरी की थी। एक न्यू मॉल खुला था मेरे ही शहर में और वो बिल्कुल न्यू था उस टाइम पर, तो उस समय आई थिंक इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। तो अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे, बहुत जो यूनिवर्सिटी में लड़कियां पढ़ रही थी, हॉस्टल में रह रही थी, वो वहाँ चोरी कर रहे थे। वो लोग आराम से, वो लोग कपड़े वगैरह पहनते थे, अंदर लेयर्स पे लेयर्स पहनते थे और बाहर निकल आते थे। बस सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं थी। तो वो क्या दिखा रहे थे? उनकी वैल्यूज दिखा रहे थे कि उन्हें चोरी करना पसंद है। तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? इनके परिवार में भी यही होता होगा, इनके परिवार में भी झूठ बोला जाता होगा, इनके परिवार में भी चोरी की जाती होगी। तो क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे डिसीजंस हमारी पर्सनल वैल्यूज को दिखाते हैं। अगर हमें सत्य बोलना पसंद है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे मुझे रटना नहीं पसंद है, मेरी पर्सनल वैल्यू क्या है कि मैं रोट मेमोराइजेशन से नफरत करती हूँ। और जो लोग ये बोलते हैं कि रट लो इस चीज को, मैं उनसे नफरत करती हूँ, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर स्टडीज, ठीक है। तो मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या है कि मैंने कभी रटा नहीं। जब तक मैं टॉपिक को समझ नहीं सकती, मैं उसको याद कर ही नहीं सकती, लर्न कर ही नहीं सकती। और जहां मैं टॉपिक समझूंगी, मुझे वो चीज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, है ना। मैं रट नहीं सकती और नफरत है मुझे रटने से, रटने वालों से, जो रटते हैं और जो कहते हैं कि रटो। तो ये है आपकी वैल्यूज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए गृह प्रबंध के, होम मैनेजमेंट के फैक्टर्स क्या हैं, निर्माणक तत्व क्या हैं, तो वो हैं आपके वैल्यूज, गोल्स एंड आपके स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे आपकी वैल्यूज होंगी, आपके गोल्स भी वैसे ही होंगे, आपके स्तर को भी वैसे ही दिखाया जाएगा। और ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। लेकिन इनमें जो सेंटर होता है वो क्या होता है? वैल्यू का होता है, मूल्यों का होता है। मूल्य से ही आपके लक्ष्य और आपके स्तर जो हैं वो बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे आपके मूल्य होंगे, आपको सत्य बोलना पसंद है तो आपके मूल्य वैसे होंगे, आपके लक्ष्य भी वैसे ही होंगे, आपका स्तर भी वैसा ही होगा। आपको ईमानदारी पसंद है, मूल्य का मतलब है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, बहुत नॉर्मली बोल सकते हैं, आपका नैतिक मूल्य आप समझते हैं ना, मोरल वैल्यूज, आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता, वो मूल्य दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, विकल्प डैश को जन्म देते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, यही क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। आप क्या करेंगे? आप तुरंत क्या लेंगे? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेंगे। तुरंत आप क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे। तो विकल्प किस चीज को जन्म देते हैं? विकल्प आपके निर्णय प्रक्रिया को जन्म देते हैं। क्लियर? जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, आप उनमें से क्या करते हैं? चूज। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप चूज ही करेंगे। तो चलिए एग्जाम की बात है, मान लीजिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, 4 सब्जी रखी हैं, भिंडी, शिमला मिर्च, आलू, पत्ता गोभी। नहीं बनाना मुझे, मेरे को तो चारों में से कुछ नहीं बनाना है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको ऑप्शंस में से चूज ही करना पड़ेगा। आप मत चूज करो, छोड़ दो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में तो हम 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई, ऑब्वियसली हमें नंबर चाहिए। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है। व्यवस्थापन का मतलब है यहाँ पर मैनेजमेंट से, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट, वो केवल और केवल घर में नहीं होता, वो आपकी डेली लाइफ में होता है। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली टास्क में आप मैनेजमेंट करते ही करते हैं। हर व्यक्ति करता है, हर इंडिविजुअल करता है, हर फैमिली करती है, हर सोसाइटी करती है, हर देश करता है ना। तो क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, जो कि हम बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें वे काम आते हैं, आप ऐसे कामों को करते हैं जिससे आपको डैश की प्राप्ति होती है। आप किस चीज के लिए मैनेजमेंट करते हैं, आप बताइए। आप संतुष्टि के लिए मैनेजमेंट करते हैं, आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट करते हैं, आप मूल्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट करते हैं, या आत्मबल के लिए करते हैं। देखिए, मूल्य तो आपकी नैतिकता दर्शाते हैं, आपकी पर्सनल फिलॉसफी को दर्शाते हैं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सोचने का क्या है, दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, मूल्य आपके ये बताते हैं, ठीक है। आपकी समझ लीजिए एक तरीके से आपकी मेंटल को दिखाते हैं मूल्य आपके। लेकिन हम अगर लाइफ में बात करते हैं मैनेजमेंट की, आज आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? टीजीटी की नौकरी पाने के लिए ना। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, लैब असिस्टेंट, जो भी आपका एग्जाम है, तो आपका वो क्या है, गोल है, वो आपका क्या है, गोल है, लक्ष्य है। तो व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है। आप ऐसे काम, अपना टाइम आपने मैनेज किया है, अपने स्केड्यूल को आपने मैनेज किया है, किसके लिए? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सबका आंसर एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निर्णय और मूल्यों का संबंध। सिंपल, डिसीजन बिल्कुल आपके मूल्यों पे डिपेंड होता है। आपके जैसे मूल्य होंगे, आपके डिसीजंस भी वैसे ही होंगे। तो मूल्य जो है वो निर्णयों का क्या करते हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिसीजंस को क्या करते हैं? आधार देते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, या बाधक बनते हैं। देखिए, मूल्य बिल्कुल डिपेंड होते हैं आपके डिसीजंस के ऊपर, डिसीजंस आपके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। हालांकि मूल्य, स्टैंडर्ड, जो लक्ष्य हमने पढ़ा वो तो हम जानते हैं, वो तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, और हमारे डिसीजंस भी उनके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो जो निर्णय है वो मूल्य को क्या देंगे, वो आधार देते हैं, आपके बेस तैयार करते हैं, और क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। आपकी जैसी वैल्यूज होंगी, आपका वैसे ही डिसीजन होगा, और वैसे ही काम आप समाज में या अपनी जिंदगी में करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आधार और क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड। जिसका आंसर सी है, वेरी गुड, सबके आंसर ठीक ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश के अनुसार इनमें से किसने बोला है कि निर्णय लेना मतलब डिसीजन लेना कई कार्यविधियों में से एक का चयन है, या किसी को भी अंगीकार न करना? मतलब ये डेफिनेशन ये कह रही है कि आपके सामने बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, या किसी को भी चूज मत कीजिए। ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। ये किसने दिया डेफिनेशन? ये आपके जी और के ने दिए, ग्रॉस क्रेंडल। जी के ने दिए, किसने दिए? ग्रॉस और क्रेडल ने दिए, ठीक है। ऐसे याद कर लो। जी के ने क्या बोला है? जी के, हमारी पूरी होम मैनेजमेंट में एक जीके और एक एनडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जीके और एनडी का। तो जीके क्या बोलते हैं कि निर्णय लो, डिसीजन लो, तो जरूरी नहीं है कि जो मेथड्स हैं उनको चुनो, और उनमें से एक चुन भी सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वर सौंदर्य का आभास है। मतलब जो नेचुरल आपके जो ब्यूटी है वो कहते हैं कि भगवान ने दी है, भगवान की ब्यूटी का आभास है, और डैश उसी आभास की पुनरावृत्ति है। क्या उसी आभास की पुनरावृत्ति है? प्रार्थना, जिज्ञासा, तारीफ या कला? क्या है उसी अभ्यास की पुनरावृत्ति? मतलब रिपीटिशन क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, कला, आर्ट। जब हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट की, तो उसमें आर्ट है, कला है, और जो कला है वो आपकी पूरी प्रकृति में मौजूद है ना। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा कि जो कला है वो दमित वासनाओं का उन्नयन है? बहुत ही फेमस कोट है, फेमस डेफिनेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आप पढ़ते हैं, हर जगह आपने पढ़ी हुई है, और सबका आंसर एकदम तेजी के साथ आ रहा है। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो कला है वो दमित वासनाओं का उन्नयन है। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति और इसको लेके इनके ऊपर बहुत क्रिटिनिज्म इनका हुआ, मतलब, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इनकी बात एकदम करेक्ट लगती है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सच्चाई में वो चीज़ नहीं कर सकता,
जो वो करना चाहता है तो वो अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पूरा करता है, अपनी दमित इच्छाओं को अपने दिमाग में पूरा करता है, ये इनका कहना था। हालांकि इनका बहुत ज़्यादा जो है आलोचना हुई इस बात को लेके, बट इनके पॉइंट्स अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो एक एक बात ये बिल्कुल ह्यूमन की ठीक बोलता है, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बाहर नहीं कर सकते, आप नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अपने माइंड में उसको जीते हैं, और ये रियलिटी है और ये हर ह्यूमन करता है। हालांकि वो ना माने, लेकिन जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है और अपनी सेल्फ से पूछता है तो वो करता है। ठीक है, तो ये जो बात है कला दमित वासनाओं का उन्नयन है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, साइको सेक्सुअल है, साइको एनालिसिस भी आई थिंक इन्हीं की थ्योरी है, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ द 10th क्वेश्चन इज, किसी समाज व देश की सभ्यता और संस्कृति को उसकी डैश के द्वारा जानते हैं। आपके भारत देश की सभ्यता, भारत देश की संस्कृति किस वजह से जानी जाती है? भारत विविधताओं का देश है, ठीक है। क्या केवल भाषा के आधार पर जाना जाता है, या कलाकृति, या नेता, या कोई नहीं? देखिए, अगर हम किसी देश की संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो उसकी वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की कला, वहाँ की कृतियाँ, वहाँ कैसे कैसे मतलब कल्चर को फॉलो किया जाता है, जैसे कौन कौन से कलर्स, क्या क्या कपड़े, पहनावा, ये सब किस में आ जाता है? ये सब कलाकृतियों में आ जाता है। नॉट ओनली भाषा, भाषा से भी एक देश की पहचान होती है। हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है, बहुत सारी भाषा है, एक पर्टिकुलर कोई भाषा हमारे देश की नहीं है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। देयर इज नो क्या बोल सकते हैं, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इस पर कोई मुझसे बहस नहीं करेगा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। आगे बात समझ में? तो ये करेक्ट कर लेना, एंड ओला एक्ट पढ़ लेना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो आप सीडीपी पढ़ते हैं तो उसमें होती है। भारत की क्या है? हिंदी राजभाषा है। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी भी समाज को, अगर आप किसी भी सोसाइटी को देखते हैं, मान लीजिए आप किसी भी आदिवासी सोसाइटी में गए, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे? उनका कल्चर देखेंगे, उनका पहनावा देखेंगे, वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या क्या मटीरियल्स यूज कर रहे हैं, कैसे घर बनाते हैं, ये सब किस में जाता है? कला और कृतियों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, परस्पर एक दूसरे में मिश्रित होने वाली आकृति या नमूनों में रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं? परस्पर एक दूसरे में मिश्रित होने वाली आकृति या नमूने में रेखाएं होती हैं, ठीक है। आवृत्ति, समरेखा, विषम रेखा, या सभी। आप कोई भी बना लीजिए, डिजाइन बना लीजिए, आकृति बना लीजिए, तो उसमें रेखाएं कैसी हैं बताइए? एक जैसी रेखा का आप यूज कर रहे हैं, या आप अलग अलग रेखा का यूज कर रहे हैं, सभी का यूज कर रहे हैं? आप सब का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने ही आपके सामने इतनी सारी बना के दिखा दी। क्या मैंने इसमें केवल सिंगल रेखा यूज करी है? मैंने इसमें डायगोनल्स भी यूज करी है, मैंने इसमें वर्टिकल्स भी यूज करी है, मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यूज करी है ना। एक दूसरे से मिश्रित हो रही है आकृति, नमूना मैं कोई भी बना रही हूँ, मैं सभी रेखाओं का यूज करती हूँ। क्लियर है? समझ में आ गया? वर्टिकल्स भी, हॉरिजॉन्टल भी, डायगोनल्स भी, सब तरीके का। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, डैश के संयोजन से आकृति या नमूने का निर्माण होता है। आप कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर किसके थ्रू बनाते हैं? सबसे पहले आप किस चीज का यूज करते हैं? रंग का, डिजाइन का, रेखा का, या किसी का नहीं? वेरी गुड, सबका आंसर क्या है? सी, रेखा होना चाहिए। भाई हम कोई भी डिजाइन हमें बनाना है तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? आपने कभी नर्सरी के बच्चों को पढ़ते देखा है? अपने घर में छोटा बच्चा पढ़ते देखा है? जब वो स्कूल जाते हैं सबसे पहले आप उनके टीचर्स उनको लाइंस बनाना सिखाते हैं। कैसी लाइंस बनाना सिखाते हैं? सबसे पहले उन्हें ये स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन, एकदम उनको स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाते हैं, फिर उनको स्लीपिंग लाइंस बनाना सिखाते हैं, देन फिर उनको डायगोनल लाइंस बनाना सिखाते हैं, फिर उनको ए बनाना सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो पहली बार स्कूल में गए उनको सबसे पहले ए बनाना सिखाया जाता है। ये पैटर्न होता है बच्चों को पढ़ाने का। तो हम कोई भी नमूना कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले रेखाओं का यूज करके बना सकते हैं। और रेखाएं आपके कितनी प्रकार की होती हैं? 3-4 प्रकार की होती हैं, सीधी, खड़ी, आड़ी, टेढ़ी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अनुरूपता। अनुरूपता क्या है? हार्मनी और आपके प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ये वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत पहले ही पढ़ाया था। जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, हार्मनी एंड बैलेंस एंड रिदम, ये सब आपके जो प्रोपोर्शन, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स मतलब तत्व, किससे आपकी कला बनती है? तो रंग से बनती है, टेक्सचर से बनती है ना, आकृति से बनती है, इन सब से, रेखाओं से बनती है। ये सब मैंने आपको बताया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है।
अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है, वह प्रिंसिपल है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में डैश का भाव उत्पन्न करता है। बताइए किसका भाव उत्पन्न करता है? संवेग का, उल्लास का, एकता का, या किसी का भी नहीं। अनुरूपता, आप हार्मनी किस फॉर्म में ला सकते हैं बताइए? वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? एकता। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये मान लो मेरा बेड है, ठीक है, ये मेरा बेड है, तो मैं कैसे हार्मनी लाऊंगी? अगर जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल बैलेंस एंड इनफॉर्मल बैलेंस, हमने पढ़ा भी है। एक जैसी चीजों को दोनों तरफ रख के, दोनों तरफ कैसी मैंने चीजें रखी हैं? एक जैसी चीजें रखी हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ये फॉर्मल बैलेंस दे रहा है, क्या दे रहा है आपके? एकता प्रोवाइड कर रहा है, एकता, हार्मनी दे रहा है। क्लियर हो गया आपके? तो अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जो भी किसी भी वस्तु या विचार में आपके क्या लाता है? हार्मनी लाता है, एकता लाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? या हार्मनी बोल दीजिए आप अनुरूपता को, कोई बात नहीं है। फिलहाल क्या लाता है? ये एकता लाता है। क्लियर? इसमें फिर आप टाइप्स पढ़ते हैं, फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल, वो बैलेंस में आ जाता है। हार्मनी में भी आप पढ़ते हैं टाइप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कला के मुख्य सिद्धांत बता दीजिए फटाफट से, कौन से हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट? जल्दी जल्दी से सब लिखेंगे, कमेंट करेंगे, यहाँ भी आंसर करेंगे। अनुरूपता, संतुलन, अनुपात मतलब प्रोपोर्शन, लय और दबाव, रिदम और एम्फेसिस, पांचों के पांचों यहीं आ गए आपके। अनुरूपता दैट इज हार्मनी, ठीक है, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं समान वस्तुओं को रख करके, असमान वस्तुओं को रख करके, जैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके बुक्स में सब अवेलेबल है पूरा मटेरियल, और मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको हार्मनी। संतुलन मतलब बैलेंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, रेडिकल बैलेंस जो भी है। अनुरूपता मतलब प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, और इसके अलावा रिदम और दबाव। लय, आप लय उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे आप फोटोज फ्रेम लगा करके लय ला सकते हैं। प्रकृति में हमारे लय है, हमें दिखती है, पहाड़ों में लय दिखती है, नदियों में लय दिखती है। एंड इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब दबाव, सेंटर पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, जिसका मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था। आप लोग जब डांस करते हुए देखते हैं ना, कोई सॉन्ग आता है, तो किसी भी आप पुराने टाइम के सॉन्ग्स को देखिए या अभी भी देखिए, जो हीरो और जो सॉरी काय के हीरो, एक्टर्स और जो एक्ट्रेस होते हैं, जो नाचते हैं हमारे सामने, वो एकदम आपने देखा होगा डिफरेंट उनके कपड़े होते हैं, और जो उनके बैकग्राउंड जो एक्टर वो होते हैं, मतलब उनके साथ जो बैकग्राउंड में डांस करते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके आप देखा करिए कपड़े एक जैसे होते हैं, एकदम समान होते हैं। तो ये चीज क्या लाती है? ये चीज दबाव लाती है, इम्फेसिस लाती है। क्लियर है? जिसमें आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेंटर को क्या करना चाहते हैं, सेंटर जो है किसी भी आपकी सजावट का, उसे आप निखारते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये पांचों ही है इसके, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट आपके यहीं पर क्लियर हो गए, और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है मनुष्य की आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है, मनुष्य की आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति, जो कि हमने बात करी थी, सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि डैश मनुष्य की दमित इच्छाओं का उन्नयन है, जो दब गई हैं, जो उसकी डिजायर्स कंप्लीट नहीं हो पाई, उसकी पूर्ति करता है मनुष्य। जीविकोपार्जन का माध्यम, जीविकोपार्जन मतलब उसके थ्रू वो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी चला सकता है, पैसा कमा सकता है। जीविकोपार्जन का मतलब होता है पैसा कमा सकता है। आनंद देती हैं ये चीजें उसे, ऐसा कुछ है जो मनुष्य की आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। जीविकोपार्जन का माध्यम है मतलब उसको पैसा कमा के देता है, उसकी लाइफ को चलने में हेल्प करता है, आनंद देता है, स्फूर्ति देता है, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करता है, मतलब अगर उसके पास फ्री टाइम है तो वो उसको यूज करता है, और उसके मन की सहज अभिव्यक्ति है। क्या? कल्पना है, गुस्सा है, कला है, कोई नहीं। सबका आंसर आ रहा है, दैट इज कला, कला, ड्राइंग। अब व्हाट इज ड्राइंग? आप क्या समझते हैं? केवल एक कॉपी पे और पेंसिल से बना देना, उसको कलर करना, क्या हम इसे केवल उसी को ड्राइंग बोलते हैं? नहीं, ड्राइंग या कला हमारा कोई भी काम करने का तरीका, ठीक है, वे ऑफ वर्क इज आर आर्ट, इज एन आर्ट। वो ड्राइंग है, वो कला है। जैसे आप घर को सजा रहे हैं, आपकी कला है। आप खुद को डेकोरेट कर रहे हैं, खुद को सुंदर बना रहे हैं, वो आपकी कला है। ठीक है, आप अपने परिवार को सुंदर बना रहे हैं, वो आपकी कला है। आप समाज को सुंदर बना रहे हैं, वो आपकी कला है। केवल एक कागज पे ड्राइंग बनाना वो कला नहीं है। हाँ, कागज पे ड्राइंग बनाना भी कला है भाई, वो जीविकोपार्जन है। वो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के, ड्राइंग्स बना के उन्हें बेच सकते हैं आप, और आपको उससे क्या मिल सकता है? पैसा मिल सकता है। क्लियर है? आपको आनंद देते हैं, आपको स्फूर्ति लाते हैं आपके अंदर। आपको अपना घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, आप अपना घर सजाइए। इंटीरियर डेकोरेटर्स बनते हैं बट लोग, स्टूडेंट, तो क्या वो पैसा नहीं कमाते? वो भी पैसा कमाते हैं, घर घर जाके इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, है ना। तो कला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आकार में अनुरूपता पैदा करने के लिए, आकार मतलब साइज में हार्मनी लाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? दृष्टिकोण का, समानुपात का, ट्रेनिंग का, या कोई नहीं? आकार में आपको साइज में जो है हार्मनी लानी है तो क्या करेंगे आप? समानुपात, एक जैसी चीजों को आप यूज करेंगे, जिसका हम एग्जाम्पल दे चुके हैं और बात कर चुके हैं। आपको आकार में अनुरूपता पैदा करनी है तो ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, घर की आंतरिक सजावट में, इंटरनल डेकोरेशन में घर की जो सीधी रेखाएं होती हैं वो किसका परिचय देती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। रेखाओं के बारे में जब आप पढ़िएगा तो जरूर देख लीजिएगा कि सीधी रेखा क्या देती है और लेटी रेखा क्या देती हैं और टेढ़ी रेखा क्या देती हैं। ठीक है, सीधी रेखा किस चीज का परिचय देती हैं? सीधी रेखा अगर आप घर की आंतरिक सजावट कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, ये आपके बौद्धिकता का परिचय देती है, मतलब आपकी बुद्धि का परिचय देती है, साथ साथ साहित्यिकता का परिचय देती हैं। किसका परिचय देती हैं? साहित्यिकता का परिचय देती हैं, बौद्धिकता का परिचय देती हैं। तो आ और बा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 18, गोरे रंग के व्यक्ति पर, देखिए यहाँ हम गोरा काला नहीं कर रहे हैं, जस्ट अगर हम फैशन डिजाइनर हैं या एक हम इंटीरियर डेकोरेटर हैं, हम फैशन डिजाइनर हैं, मान लीजिए हमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, तो हम किसी भी व्यक्ति के कपड़े, उसके कलर, उसकी टेक्सचर को देख के, उसके बॉडी प्रपोर्शन को देख के बनाते हैं। हम यहाँ पर गोरा काला नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को पॉइंट आउट नहीं करेगा, सिंपल एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है। गोरे रंग के व्यक्ति पे, भाई जिसका कलर आपका थोड़ा क्या है, फेयर है, किस रंग के कपड़े उस पर ज्यादा अच्छे लगेंगे? एक डिजाइनर है, वो डिजाइन करने आया है तो वो ये चीज देखता है, तो कौन से कपड़े उस पर ज्यादा अच्छे लगेंगे? गहरे, बादामी, सफेद या कोई नहीं? तो ये एक मतलब है कि जिनका रंग थोड़ा सा मान लीजिए डल है तो वो लाइट कलर के कपड़े पहने, वो एकदम से खिल के आते हैं। ठीक है, और जिनका कलर आपके ज्यादा लाइट है, ज्यादा गोरा है, तो वो कैसे कपड़े पहने? वो गहरे रंग के कपड़े पहने, वो उन पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पे बात हो रही है ज्यादा की, नॉट ये कि उनको यही पहनना चाहिए, बाकी जिसका जो मन है वो पहने और सब कलर इक्वल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रेखाओं और आकार को पहचानना एक कैसी क्रिया है? आप रेखा पहचान पा रहे हैं, कौन सी रेखा का यूज किया है, और आकार पहचान पा रहे हैं। छोटे बच्चे को ले लो, यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे को ले लो जिसको पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक, वो पहचान पा रहा है कि ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्टैंडिंग लाइंस हैं, ये स्लीपिंग लाइंस हैं, ये डायगोनल लाइंस हैं। तो ये क्या उसकी इमोशनल बोल रहे हैं, उसकी बुद्धि बोल रही है, उसका अध्यात्म, उसका स्पिरिचुअल बोल रहा है, या कोई नहीं बोल रहा है? वो किस तर्क पे ये आंसर दे पा रहा है कि रेखा और आकार को पहचान पा रहा है? उसका बौद्धिक विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? बौद्धिक, उसकी बुद्धि का, उसके दिमाग का विकास हो रहा है, तभी तो वो पहचान पा रहा है कि ये डायगोनल लाइंस है, ये स्लीपिंग लाइंस है। छोटे बच्चे का एग्जांपल लेके पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो रेखा और आकार को आप पहचान पा रहे हैं, इट मीन्स आपका बौद्धिक विकास है, आपकी बुद्धि काम कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रंगों को पहचानना एक डैश क्रिया है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। कैसा? रंगों को, आप कलर्स को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, कलर्स को देख पा रहे हैं, रंगों को पहचान पा रहे हैं, तो बताइए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? रंग जो है वो हमारे इमोशन से टच करते हैं। किससे टच करते हैं? हमारे इमोशन से, मतलब संवेगात्मक, इमोशनल। ठीक है, आध्यात्म का तो कोई मतलब नहीं है। आध्यात्म होता है आपके स्पिरिचुअल, आपकी पूजा पाठ, आपका कर्म कांड, आपका स्पिरिचुअल, वो आध्यात्म होता है। क्लियर? मानसिक से कोई मतलब नहीं। रंग का जो कहते हैं जो टच होता है वो आपके इमोशन से होता है, आपकी भावनाओं से होता है। जैसे कहते हैं काला रंग दुख का प्रतीक है ना, सफेद रंग आपको शांति देता है, ब्लू कलर ठंडक देता है। तो आप कलर्स को अपने इमोशंस के साथ मैच करते हैं, मतलब कलर जो है हमारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो रंगों को पहचान पा रहे हैं, ये कैसे व्यक्ति अनुभव करता है? अपने इमोशंस से। ठीक, कहते हैं लाल रंग देख के चमकीला, तड़क भड़क, या लव का, प्यार का प्रतीक है लाल रंग। तो ये सब, आई थिंक पीला आपके दोस्ती का कलर है, ऐसा कुछ होता है ना, तो संवेगात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनुभवशील होने पर, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। अनुभवशील का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वस्तु को स्पर्श किए बिना, आपने टच भी नहीं किया और बता दिया, उसकी बनावट का ज्ञान हो गया। कैसे? आप देखा होगा मम्मी वगैरह को, जो लोग बहुत कपड़े वगैरह खरीदते हैं, या मान लीजिए कोई चीज, जिनको जिस भी चीज का एक्सपीरियंस है, वो गए सामने देख के बता देंगे ना ये चावल बेकार है। मान लो चावल की बड़ी पहचान है किसी को, ये चावल बहुत अच्छा है, केवल देख के ही बता देगा, छुआ भी नहीं, टच भी नहीं करा उसने। या कपड़ा है, हमारी मम्मी वगैरह को बड़ा पहचान होती है, नहीं नहीं ये कपड़ा है बिल्कुल, ये कॉटन है, ये प्योर कॉटन नहीं है। कैसे वो पहचान कर पाती हैं?
है। सबका आंसर एकदम करेक्ट है, नेत्रों के द्वारा। कैसे? नेत्रों के द्वारा, अपनी आईज से देख करके ही वो बता देंगे कि जिनको बहुत एक्सपीरियंस है कि ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, गोल्ड स्टीन के शब्दों में, गोल्ड स्टीन पर बिल्कुल दे दिया गया है। गोल्ड स्टीन की डेफिनेशन है ये, डैश एक ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षक रहे। बताइए ऐसा क्या कर सकते हैं आप? मतलब डेफिनेशन तो देखिए इतनी इजी है कि आप डेफिनेशन से ही पता कर लेंगे आंसर क्या दे रहा है, याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। समझिए, एक ऐसा कंफर्टेबल प्रभाव आपको मिल रहा है कि आप कलर्स को और जो भी शेप आप यूज कर रहे हो उसको सेंटर के चारों ओर ऐसे रखिए कि आपको एक समान, मतलब बैलेंस आ जाए। कैसा आ जाए? बैलेंस आ जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपके डाइनिंग टेबल का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है ना। डाइनिंग टेबल होती है सेंटर में और सेम जो है आकार की आपके क्या होती हैं? चेयर्स होती हैं, है ना। ये क्या करती है? बिल्कुल आपके बैलेंसिंग फॉर्म है, बैलेंस प्रदान करती हैं। या सेंटर में आपने कुछ भी रखा है, उसके चारों ओर आप सेम आकृति और सेम कलर का लगा सकते हैं और क्या पा सकते हैं? बैलेंस पा सकते हैं। तो डेफिनेशन आपका बिल्कुल क्लियर कर रही है ऑप्शन को, बैलेंस, संतुलन, जो कि क्या है? कला का एक सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वस्त्रों का चुनाव डैश देखकर करना ज्यादा उपयुक्त रहता है। एकदम इजी से क्वेश्चन है, सबको क्लियर भी होते जा रहे होंगे। वस्त्रों का चुनाव आप क्या देखकर उपयुक्त करते हैं? शरीर का ढांचा, मौसम, समय, उम्र। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट है भाई। वस्त्रों का चुनाव तो हम शरीर का ढांचा देख के, मतलब उसकी बॉडी फिजिक को देख के, मौसम को देख के, समय टाइम को देख के और उम्र को देख के खरीदते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, छोटा कमरा है, मान लीजिए, वो अधिक छोटा ना लगे, अधिक छोटा ना लगे, इसलिए उसमें डैश रंग करवाने चाहिए। देखिए जो डार्क कलर्स होते हैं ना, जो डार्क कलर्स होते हैं वो हमेशा आप याद रखिएगा, वो मतलब किसी भी चीज को क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। डार्क कलर्स, डार्क कलर जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। ठीक है, या गर्म हॉट कलर्स होते हैं। लेकिन जो लाइट कलर्स होते हैं, जो ठंडे कलर होते हैं और लाइट कलर्स होते हैं, वो हमेशा जो है किसी भी चीज को क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर मतलब आपको ऐसा अभाव होगा कि ये कमरा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं कि उसका साइज बढ़ जाएगा, बट कलर्स जो है बहुत प्रभाव डालते हैं। आपने पढ़े भी हैं गर्म रंग, ठंडे रंग। तो आपका छोटा कमरा है वो और छोटा ना लगे, इसके लिए आपको हल्के रंग कराने चाहिए। कैसे कलर कराने चाहिए? लाइट कलर्स कराने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, इजिली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, औपचारिक संतुलन मतलब फॉर्मल बैलेंस की बात हो रही है। उस समय कहलाता है, कब कहलाता है? जब केंद्र के दोनों ओर रखी वस्तुएं समान हो। मतलब जो आपका मान लीजिए सेंटर ये है और इसके दोनों तरफ आपने एकदम सेम वस्तुएं रखी हैं। क्लियर? तो ये बैलेंस कौन सा होगा? स्पष्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा, सुडौल होगा या कोई नहीं? डायरेक्ट होगा, क्लियर होगा, सुडौल होगा या कोई नहीं? ये आपके सुडौल बैलेंस होगा। कैसा होगा? सुडौल बैलेंस। आपने पढ़ा होगा बैलेंस में, जब फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस पढ़ा होगा तो उसमें सुडौल, दुई सुडौल बैलेंस करके पढ़ा होगा। ये सुडौल बैलेंस का एग्जांपल है। सुडौल मतलब एकदम फॉर्मल बैलेंस है, आपके औपचारिक संतुलन है। आपने सेंटर में आपने कुछ भी रखा और उसके दोनों साइड आपने एक जैसी सेम आकृति की, सेम कलर की वस्तुएं रखी हैं, समान है। क्लियर? सुडौल बैलेंस है ये। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26, जब कभी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो अच्छा या बुरा स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित करते हैं आप? डिजाइन, अनुपात, ग्रुप या कोई नहीं? जब कभी दो या दो से अधिक वस्तुओं को आप एक साथ रखते हैं तो आप अच्छा या बुरा क्या स्थापित करते हैं? बताइए फटाफट से, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? वेरी गुड, क्या करते हैं हम? अनुपात। क्या करते हैं हम? प्रपोर्शन। अनुपात को जो है आपके, अनुपात को हम स्थापित करते हैं। प्रपोर्शन, अनुपात हम जो है वो स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, प्रपोर्शन में, अनुपात में कुछ तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वह है डैश का अनुपात। रेखा का अनुपात होना चाहिए, दूरी का अनुपात होना चाहिए, माप का अनुपात होना चाहिए या सबका अनुपात होना चाहिए? फटाफट से सब आंसर करेंगे इसका। जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ प्रपोर्शन की बात करते हैं आपके, तो हमारी क्या होना चाहिए? लाइन, स्केल, डिस्टेंस, इन सब में आपके क्या होना चाहिए? ये हो गई लाइंस, रेखा, दूरी हो गई आपके डिस्टेंस,
और आपके हम जब बात करते हैं माप मतलब स्केल, इन तीनों में जो है आपके प्रपोर्शन होना चाहिए। लॉ ऑफ प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि कमरे के दरवाजे और छत ऊंचे हैं तो उन पर आप कौन से रंगों का प्रयोग करेंगे, बताइए। आपके कमरे के दरवाजे और रंग जो छत है वो बहुत ऊंची हो गई है, तो हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि जो डार्क कलर्स होते हैं ये अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसको क्या करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए वो उस चीज़ को, और ठंडे कलर्स का यूज़ करना चाहिए वो उस चीज़ को क्या करते हैं, बड़ा दिखाते हैं। तो इसमें आप गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, आपके गहरे रंगों का। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। साड़ी का बॉर्डर उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है ये क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा भी गया है, आई थिंक अब पूछा जा सकता है, ठीक है। साड़ी का बॉर्डर, साड़ी में बॉर्डर लगा होता है ना, बहुत सारी साड़ी में बॉर्डर होता है, वो किस चीज का उदाहरण है, वो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, निरंतर गति मतलब कंटिन्यूअस आपकी गति है, और नियम अनुसार कार्य है, या सभी किसका एग्जाम्पल होता है आपके। साड़ी का बॉर्डर आपके सभी का एग्जाम्पल है, एकदम पुनरावृत्ति होती है। मान लो यहाँ पर एक डिजाइन बनाए तो थोड़ी दूर बाद वो डिजाइन होगा, फिर वो डिजाइन होगा, ठीक है। निरंतर गति, अब ये हमें क्या पैदा कर रहा है, ये हमें लय पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है, लय, एक मोशन, एक गति दे रहा है, ठीक है। और नियम के अनुसार कार्य होता है। कैसा कार्य होता है, नियम के अनुसार। हर एक साड़ी में आप कोई भी साड़ी लेने जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना कि यहाँ पत्ती बनी है तो यहाँ चौकोर बना दिया, या सर्कल बना दिया, या यहाँ पर आपके कुछ भी फ्लावर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। साड़ी में आपका जो बॉर्डर होता है साड़ी का, वो एकदम फॉर्म, एकदम मतलब एक जैसा होता है ना, एक जैसा होता है ना, बॉर्डर लगा हुआ होता है, नियम के अनुसार काम होता है, निरंतर गति प्रदान करता है, पुनरावृत्ति, रिपीटिशंस होती है उसमें डिजाइन की। क्लियर है, सभी आंसर हो जाएगा। और लय, अगर आपसे पूछ लिया जाए कला का कौन सा सिद्धांत देता है साड़ी का बॉर्डर, तो लय देता है। कैसा देता है, आपके लय प्रदान करता है। जरूरी नहीं है लय ऐसे ही आपको मिले, किसी भी चीज में गति आपको मिल रही है तो इट मीन्स मोशन आपको मिल रहा है, देखने में आपकी आंखों में गति आ रही है तो वो लय दे रहा है कोई भी चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। जब किसी आकृति की निरंतर रूप में कुछ ना कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का हमेशा सब याद रखेंगे आप, रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, तो एक प्रकार की क्या उत्पन्न हो जाती है, बताइए, रुकावट, ठहराव या गति। आप अपने घर में फोटो फ्रेम्स लगाते हैं, ठीक है, फोटो फ्रेम लगाया, मान लीजिए मैंने एक ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे लगाया, ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे गति दे रहा है। क्या दे रहा है, ये मुझे गति दे रहा है। क्लियर, क्या दे रहा है, ये मुझे गति दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी किसी आकृति को आप निरंतर रूप में कुछ ना कुछ समय के बाद उसको रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, वो एक रिदम, वो एक लय आपको प्रोवाइड करेगा, गति, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। लयपूर्ण गति मतलब आपको रिदम मिले, गति मिले आपकी आंखों को, कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, कुछ साधनों से। वो कौन से हैं, आकृति की पुनरावृत्ति कर दें, मतलब आपने मान लीजिए स्क्वायर शेप यूज किया तो आप फिर स्क्वायर यूज कर लीजिए, है ना। आकृति की, आकार की, जो भी साइज आपने यूज करा है, जो भी साइज, उसको आप नियम के अनुसार उसी को वृद्धि कर दें। रेखाओं की निरंतर व संबद्धता के द्वारा लय की प्राप्ति होती है, या सभी। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सबका आ रहा है एकदम सभी। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। भाई हम आकृति की पुनरावृत्ति करके लय प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने शेप यूज करी है उसी शेप को हम बार बार यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल होता है आपके जो दीवार पे फोटो फ्रेम्स लगे होते हैं, है ना, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। आप कुछ लोग बिल्कुल मतलब सेम साइज के या डिफरेंट साइज के भी यूज करते हैं, तो कुछ अलग अलग डिजाइन से लगाते हैं। मान लीजिए उनकी ऐसे होती है, किसी की असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होती है, कैसे भी आप करके उसको क्या कर सकते हैं, एक लय, एक रिदम पैदा कर सकते हैं। कोई भी आकार, कोई भी साइज आप नियम के अनुसार यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक छोटा साइज है, कुछ इंच, उसी क्या साइज की सारी चीजों को आपने रखा है, ठीक है। और रेखाओं की जो लाइन्स है उनकी निरंतर और संबद्धता के द्वारा लय की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द्वितीयक रंगों को क्या बोलेंगे आप, द्वितीयक रंग मतलब सेकेंडरी कलर्स को और क्या कह सकते हैं, द्विगुण, बाइनरी, या केवल आ या केवल बा, दोनों बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे,
आ और बा, द्विगुण और बाइनरी दोनों ही आपके क्या हैं, बाइनरी कलर्स या सेकेंडरी कलर्स आप किन्हें बोलेंगे, सेकेंडरी कलर्स को आप बोल सकते हैं। हिंदी में द्विगुण भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में आप इन्हें बाइनरी कलर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब दो प्राकृतिक रंगों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तब एक नया रंग बनता है, इस नए रंग को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर भी पूछा गया है कि सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं, तो दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर आपके क्या बनते हैं, सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, फटाफट से सब बताएंगे। रेड होता है, ब्लू होता है एंड येलो होता है। रेड होता है, ब्लू होता है, येलो होता है। प्रांग के अनुसार भी आपके यही तीन प्राथमिक रंग होते हैं, क्योंकि ये आपके बनाए नहीं जा सकते। रेड कलर आप कभी नहीं बना सकते, ब्लू कलर आप नहीं बना सकते, येलो कलर आप नहीं बना सकते। इन्हें क्यों प्राकृतिक कलर बोला है, प्राइमरी कलर्स बोलता है, क्योंकि येलो आपके बोलते हैं सन की है, सन से मिलता है जो कलर, देन आपके ब्लू आसमान का है, रेड आपके ब्लड का है, ठीक है। तो ये आपके प्राकृतिक कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स हैं। तो क्या होते हैं आपके दो, अगर आपने प्राइमरी कलर्स को मिला लिया तो वेरी गुड, सेकेंडरी कलर्स द्वितीय श्रेणी के रंग बनते हैं। 34, प्रांग के अनुसार तीन प्राथमिक रंग किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकते। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक आई थिंक ये तो अभी ठीक ही चल रहा है, 30, 31, 32, एक आध क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे हो गया, जैसे ये 35 नहीं है तो मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ओके, तो प्रांग के अकॉर्डिंग जो है आपके, मैंने प्रांग कलर सिस्टम पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, लास्ट ईयर ही पढ़ा दिया था, आप देख सकते हैं। प्राथमिक रंग जो है किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किए जा सकते। बताइए, किसी अन्य रंग से डैश नहीं किया जा सकते। हमने भी बात करी थी, जो तीन आपके प्राथमिक रंग हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, ये कभी भी किसी और चीज से प्राप्त नहीं किए जा सकते। अब आपने किसी भी बुक में पढ़ा हो कि वो हरा प्राथमिक रंग में आता है, वो सब मैं बहस नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि लाल, पीला और नीला आपके प्राइमरी कलर्स हैं, एंड अगर हम देखते हैं तो ये किसी भी चीज से प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है। 35 आपको आगे मिल जाएगा देखने के लिए, मतलब 51 से 52, 53 आप ऐसे करके क्वेश्चन कर लेंगे। 36 का आंसर दीजिए। प्रांग के अकॉर्डिंग प्राइमरी कलर्स हैं, प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक मतलब प्राइमरी कलर्स, अकॉर्डिंग टू प्रांग, पीला, लाल, नीला। बताइए, या सभी क्या हो जाएंगे? सभी। सभी आपके क्या है? ऑल आर प्राइमरी कलर्स। पिक्चर्स देख लेते हैं हम प्राइमरी कलर्स की। रेड, ब्लू एंड येलो। जब रेड और आपके येलो को मिक्स करते हैं तो आपके क्या बनता है? ऑरेंज बनता है, जो कि आपके क्या हो गया? सेकेंडरी कलर हो गया। जब आप रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? पर्पल कलर बनता है, जो कि बैगनी कलर बनता है, जो कि क्या हो गया? आपके सेकेंडरी कलर हो गया। और जब आप येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? आपके ग्रीन कलर बनता है, जो कि क्या हो गया? आपके सेकेंडरी कलर हो गया। तो ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन आपके क्या हो गए? सेकेंडरी कलर्स हो गए। और जब आप इन दो क्या करते हैं, सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिलाते हैं तो आपको किस क्वालिटी के कलर मिलते हैं? टर्शरी क्वालिटी के कलर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाल और पीले रंग को मिश्रित करने से बनता है, अभी हमने बात करी, जब रेड और येलो मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? नारंगी, दैट इज ऑरेंज कलर बनेगा। कौन सा कलर बनेगा? आपके ऑरेंज कलर। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 38। द्वितीयक या द्विगुण रंग होते हैं, इनमें से कौन से कलर सेकेंडरी कलर्स हैं? बताइए। सेकेंडरी जो कि आपके दो प्राइमरी कलर्स को यूज करके बनते हैं, वो कौन से हैं? बैगनी, हरा, नारंगी या सभी? अभी हमने बात करी, बैगनी बनेगा लाल और नीले को मिलाएंगे जब तब, हरा बनेगा जब पीला और नीला मिलाएंगे तब, और नारंगी बनेगा जब लाल और आप क्या मिला लेंगे? पीला मिला लेंगे। तो ये सभी बैगनी, हरा, नारंगी आपके क्या हैं? सेकेंडरी कलर्स है। मिला के देखो, बी प्रैक्टिकल, और सबको पता ही है, सबने करा ही होगा, कलर सिस्टम बनाया होगा, आपके मोनोक्रोमैटिक, डायक्रोमेटिक इतने सारे वो बनाए होंगे, स्कीम्स बनाई होंगी, सबने कलर्स तो सब जानते ही हैं, कलर करते भी हैं सब, है ना। सेकेंडरी कलर्स क्लियर हो गया, प्राइमरी कलर्स क्लियर हो गए। 39 का बताइए। दो तृतीय श्रेणी के रंगों को मिला रहे हैं आप, कौन से कलर को मिला रहे हैं? टर्शरी कलर्स को मिला रहे हैं आप, तो आपको कौन से क्वालिटी के कलर्स मिलेंगे? कौन से रंग आपको प्राप्त होंगे? चतुर्थ भागीय, तृतीय भागीय, द्वितीय भागीय या कोई भी नहीं? बताइए। आपको क्वांटिनरी कलर्स मिलेंगे, मतलब चतुर्थ भागीय रंग, चौथी श्रेणी के कलर्स आपको मिलेंगे। जब आप दो प्राइमरी मिलेंगे तो आपको द्वितीय श्रेणी के कलर मिलेंगे, दो द्वितीय मिलाएंगे तो आपको तृतीय श्रेणी के कलर मिलेंगे, दो तृतीय मिलाएंगे आपको तो चतुर्थ श्रेणी के कलर मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? चतुर्थ श्रेणी के कलर, या चतुर्थ भागीय, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप क्वांटिनरी कलर्स मिलेंगे आपको, चतुर्थ भागीय। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। मध्यम ह्यू रंग प्रकार के होते हैं। मध्यम ह्यू रंग कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4, 3। मध्यम ह्यू रंग मीडियम कलर्स कितने प्रकार के होते हैं आपके? 6 प्रकार के होते हैं, 6। ये प्राइम कलर सिस्टम में मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, वहां आप जाके पढ़िएगा। 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 41 का आंसर दीजिए। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों को सामान्यतः कौन से कलर कहते हैं? बताइए। प्राथमिक और द्वितीय रंगों को सामान्यतः आपके कौन से कलर कहते हैं? ये वही आ गए आपके इंटरमीडिएट कलर, जो भी मैंने बताए थे आपके मध्यम रंग। ये जो मध्यम रंग बनते हैं ना, इंटरमीडिएट कलर जो बनते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करने से बनते हैं आपके इंटरमीडिएट कलर। और ये 6 होते हैं। 6 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर यही हो जाएगा आपके 6 स्तरीय। किससे होते हैं? 6 स्तरीय। प्राइमरी और द्वितीय रंगों को जब आप मिलाते हैं तो आपको 6 स्तरीय के कलर मिलते हैं, 6 स्तरीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हरा ना अधिक गर्म होता है, हरा कलर, ग्रीन कलर ना तो अधिक गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, परंतु जैसे जैसे इसमें डैश आता जाता है ये गर्म होता जाता है। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। हरा ना आपके अधिक गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें जैसे जैसे आपकी क्या आता जाएगा? पीलापन आता जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे इसमें येलोनेस आती जाएगी ये कलर उतना कैसा होता चला जाएगा? आपके गरम होता चला जाएगा। कैसा होता चला जाएगा? गरम। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। प्रैंक के अकॉर्डिंग लाल और नारंगी अत्यधिक ठंडे रंग होते हैं, शांत रंग होते हैं, गर्म रंग होते हैं, या फिर आपके ये कोई भी नहीं होते हैं? बताइए फटाफट से, अकॉर्डिंग आप प्रैंक के अकॉर्डिंग बताइए। लाल और नारंगी रंग बिल्कुल गरम, हॉट कलर्स है। रेड तो कैसा कलर है आपके? हॉट, इसलिए लव का कलर है, हॉट कहते हैं ना, हॉट, सब लव का कलर है। लाल और नारंगी आपके क्या है? दोनों गरम रंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। किसी कमरे की दीवार पर आपने ठंडे रंग की पुताई करवाई है, ठंडे कलर्स मतलब कूल कलर्स, जैसे ब्लू हो गया, है ना। तो छोटा कमरा, यहाँ पे लिखा है छोटा, तो छोटा कमरा बताइए कैसा लगने लगेगा, कैसा दिखाई देने लगेगा? बड़ा, शांत, छोटा या संकरा? हमने अभी बात करी थी, अगर कोई चीज बहुत बड़ी है, हमें उसको छोटा दिखाना है, तो हम कैसे कलर्स यूज करेंगे उसमें? डार्क कलर्स एंड आपके हॉट कलर्स, गरम रंग, ठीक है, और डार्क कलर्स। अगर कोई चीज बहुत छोटी है और हमें उसको बड़ा दिखाना है, बड़ा दिखाना मतलब हमें फील होगी वो चीज बड़ी हो गई, ऐसा नहीं कि हम उसको खींच तान के बड़ा कर देते हैं। कलर्स बहुत प्रभाव डालते हैं आपकी जिंदगी पर, तो हमें कौन से कलर्स का यूज करना चाहिए? अगर कोई चीज छोटी है हमें ठंडे कलर्स का यूज करना चाहिए, है ना। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा? कमरे की ठंडे रंग से पुताई कराइए, छोटा कमरा आपके बड़ा लगने लगेगा। तो आपकी चीज कैसे लगने लगेगी? बड़ा। अगर आप गर्म रंग कराते हैं किसी भी चीज में, तो वस्तु आपकी क्या करती है? पास में दिखाई देने लगती है। कैसी दिखाई देने लगती है? पास में। वहीं जब हम ठंडी कोई चीज करते हैं, ठंडा कलर यूज करते हैं, तो जो वस्तु है वो हमें कैसी दिखाई देने लगती है? दूर दिखाई देने लगती है। और ये प्रैंक ये चीज क्लियर कर चुके हैं, है ना। तभी तो हम, छोटा कमरा है, हमें बड़ा दूर दूर दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, तो उसके लिए हम इसमें कैसे कलर यूज करते हैं? ठंडे कलर्स यूज करते हैं, ठीक है। 46 का आंसर दीजिए। ठंडे रंग के गुण हैं, बताइए। ठंडे कलर, कूल कलर्स के क्या गुण हैं? दूर दिखाई देना, छोटा नहीं होगा यहाँ पे, इसमें होगा दूर दिखाई देना, ठीक है। क्या होगा? दूर दिखाई देना, ठीक है। हाँ, क्या दिखाई देगा आपको? छोटे से मतलब यहाँ पर छोटे से मतलब ये नहीं है कि कोई चीज छोटी दिखाई देगी, छोटे से मतलब यहाँ पर है कि आपको दूर अगर कोई चीज दिखाई देती है तो वो कैसी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है ना। और अगर आप हॉट कलर्स यूज करते हैं तो वो चीज आपको कैसी दिखाई देती है? पास में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पास में दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। अगर कोई चीज आपको बड़ी दिख रही है तो इट मीन्स वो आपके पास में है, और कोई चीज आपसे दूर दिखाई दे रही है तो इट मीन्स वो छोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने छोटे कमरे में अगर ठंडे रंग करवा दिए हैं तो वो छोटा दिखेगा। छोटे से मतलब यहाँ पर है कि वो दूर दिखेगा, बड़ा दिखेगा। दूर का मतलब आपको कोई चीज दूर से दिखाई दे रही है तो वो चीज आपको थोड़ी छोटी नजर आएगी। इसलिए मैंने कंफ्यूजन को जो है ना बना रहे, हालांकि इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ छोटा काट दीजिए, ठीक है, छोटा आप काट दीजिए। ठंडे रंग के गुण है, कोई चीज आपको दूर दूर दिखाई देगी, ठीक है, दूर दूर दिखाई देगी मतलब बड़ी दिखाई देगी। क्लियर हो गया। मनुष्य को उदासीनता प्रदान करता है, मतलब एक्साइटमेंट तो नहीं लाता, एक्साइटमेंट तो हॉट कलर्स लाते हैं ना। और शांति प्रदान करता है, मतलब सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सभी। उदासीनता से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मनुष्य को बोरियत फील करा रहा है, मतलब एक्साइटमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं
किसी में उत्तेजना पैदा करने के लिए हम कैसे कलर्स का यूज करते हैं, गरम कलर का। लेकिन शांति के लिए, मनुष्य के दिमाग को ठंडा रखने के लिए कौन से कलर्स का यूज करते हैं हम, ठंडे रंग का। तो आप आई होप मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और जो दूर और पास वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बात अगर समझ में आ गई होगी तो। हालांकि आपने सबने पढ़ा भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 47। गर्म रंगों में ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। गर्म रंगों में जो हॉट कलर्स होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विरोधाभास होता है इनमें, अनुरूपता होती है, मेल होता है। फटाफट से बताइए आंसर इसका। गर्म रंगों में आपके अनुरूपता होती है, एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं, एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं, ठीक है, अनुरूपता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मानवीय साधन हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, मानवीय साधन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर हम रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं तो 2 कैटेगरीज में करते हैं, आपके ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, ठीक है। जिसमें समय जो है आपके मानवीय साधन है, लेकिन निखिल डॉर्सी ने उसे मानवीय साधन नहीं माना है। निखिल डॉर्सी है, एनडी है, तो एन ने नो कर देंगे और हमें वो चीज हमेशा के लिए याद है, हमने ध्यान दिया है। वैसे समय आपके क्या है, मानवीय साधन है। क्यों मानवीय साधन है, क्योंकि मानव ही समय का सदुपयोग करता है, मानव के हाथ में है समय को यूज करना, अपनी इच्छा अपने अकॉर्डिंगली मानव उसको यूज करता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज भी। तो सबका आंसर एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योग्यता, कुशलता, मतलब आपकी एबिलिटी, आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी पावर, आपका इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, ठीक है। समस्त साधन में समान विशेषताएं हैं कि यह साधन, जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, क्या उनमें विशेषताएं होती हैं। आई होप आपको कूट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, बताइए कि वह उपयोगी होते हैं, वह सीमित होते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है, निर्धारित जीवन की गुणवत्ता को बताते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर क्या है, एकदम सही है। हमारे पास जितने भी साधन हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, सीमित है, लिमिटेड है। हमारे पास हमारी जो व्यवस्थापन प्रक्रिया है, मतलब मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, उसमें हमारे रिसोर्सेस यूज होते हैं, इसलिए हम होम मैनेजमेंट में रिसोर्सेस पढ़ते हैं, है ना। और हमारे निर्धारित जीवन की गुणवत्ता को वो बढ़ाते हैं, हमारे जीवन की क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमारे बढ़ाते हैं। हमारे स्किल्स, हमारी नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्सेज तो आपके 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 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ऊंचा करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हम साधनों की सीमितता, ठीक है, मतलब लिमिटेशंस को कुछ दृष्टि से अनुभव करते हैं, वह क्या है। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो किस किस मात्रा में सीमित है। संख्यात्मक, मतलब आपके क्वांटिटी में सीमित है, क्वांटिटी, ठीक है। और आपके है गुणात्मक, मतलब क्वालिटी। बताइए दोनों होगा या दोनों में से एक होगा या कोई नहीं होगा। साधन हमारे पास जो है वो दोनों प्रकार से सीमित है, क्वालिटी में भी सीमित है और आपकी क्वांटिटी में भी सीमित है, दोनों में सीमित है। दोनों हो जाएंगे आ और बा। अगर हम देखते हैं साधनों की सीमितता, लिमिटेशंस को देखते हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, क्वालिटी में भी लिमिटेड है एंड क्वांटिटी में भी लिमिटेड है। हाँ, हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेस को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को। अब जैसे समय हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस में आ जाता है, वो उसकी 24 घंटे ही उसके पास हैं, एक दिन है, एक 24 घंटे हैं, तो वो आपके लिए किसमें, संख्या में भी सीमित है और आपके किसमें है, गुणों में भी सीमित है। वो 25 घंटे नहीं हो सकता। क्लियर है, आपके समझ में आ गया। तो साधनों की सीमितता आपके क्वालिटी वाइज भी आपके पास लिमिटेड है और क्वांटिटी वाइज भी, गुणों के आधार पर भी आपके पास लिमिटेड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। दहेज, सॉरी 51 के बाद आ गया 50 के बाद 51 है ये। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेंगे आप। जो पीछे 2 क्वेश्चन छूट गए हैं ये वही मैंने ऐड कर दिए हैं। डायरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया आपके, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। 1961 में क्या आया आपके, डायरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 आंसर कर दीजिए फटाफट से। 52 का आंसर कर दीजिए। 2 सूची है, दोनों सूची को आपको मिला देना है, थोड़ा सा और जो है इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मिला सकते हैं आराम से। कृषि विपणन, वातावरण के लिए अनुकूल उत्पाद, उत्पाद का प्रमाणीकरण और सोने के आभूषण, इस पे कौन से मार्क होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही लग रहा है मुझे। कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक मार्क लगाते हैं। वेरी गुड। वातावरण के अनुकूल है, मतलब आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, तो उस पर कौन सा लगेगा, आपके इको मार्क लगेगा।
इको मार्क में आपके ऐसे मटका जैसा बना होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पाद का प्रमाणीकरण दे रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं। जितने भी आपके बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं उन पे सब पे क्या होता है, ISI मार्क होता है। और अगर सोने का आभूषण है तो उस पर क्या होगा, आपके हॉल मार्क होगा। सबने आई होप बिल्कुल लगा लिया होगा। ऑप्शंस ये है आपके सामने, आप बता सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से तो मिला सकते हैं, मिला भी लिया होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रिवीजन हुआ या नहीं हुआ? कोई चीज़ अगर आपकी पढ़ने को रह गई है तो आप पढ़ लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, बना लीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को करते चलेंगे, सेल्फ स्टडीज करते चलेंगे, हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है अपने आप को सशक्त बनाएंगे, हर तरीके से अपने आप को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है। थैंक यू सो मच गाइस। ओके चलिए बाय बाय।